हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव और हमारे चैनल एग्ज़ामिस्तान में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ामिस्तान आपके लिए लेकर आया है एक नई सीरीज़ जिसका नाम है महाअभ्यास सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपको सभी विषयों के या सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चंस की डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने में आपकी हेल्प करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो बेसिकली किसी ना किसी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आए हुए होंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का PDF भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी समस्या है आप कमेंट के ज़रिए हमसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं और जल्द से जल्द आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज अपने पहले वीडियो को। हमारा पहला सब्जेक्ट महाअभ्यास सीरीज़ का जो है वो पॉलिटी है। इसका पार्ट 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 50 हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है, बताया जाएगा। क्या क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी न्यूनतम आयु सीमा जो कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की होनी चाहिए वो क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा संविधान, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं इसके। हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 के खा में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 के खा में ये बताया गया है कि लोकसभा में यदि कोई सदस्य चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर 25 वर्ष से आप कम हैं तो आप लोकसभा के लिए चुने नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा का। और यहीं पर अगर हम राज्यसभा के लिए इस आयु को देखें, ध्यान से देखें, तो राज्यसभा के लिए ये आयु 30 वर्ष होती है। इसलिए ऑप्शन हमारा जो सही है उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं वो पहला ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, इस बार ये BPSC यानी कि बिहार PSC में पूछा गया है, प्री एग्ज़ाम में और 2018 में। आइए देखते हैं। इसके ऑप्शंस भी 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25, 30 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा। जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि आर्टिकल 84 का जो खा है वो बताता है हमारे लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा का जो निर्वाचन है उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के लिए निर्वाचन में कौन कौन से कथन सही हैं। पहले हम सही वाले ढूंढेंगे, फिर गलत वाला अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? वयस्क मताधिकार का मतलब है कि आयु, जो हमारा वोटर है उसकी आयु 18+ होनी चाहिए, 18 साल या उससे अधिक हो और वो किसी भी वयस्क मताधिकार, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार, वयस्क का मतलब 18+ और मताधिकार यानी उसके पास मत का अधिकार हो। फिर वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो या किसी भी प्रकार की समुदाय से आता हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये चीज़ तो सही है। दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। बिल्कुल सही है। जो भी लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनका संचालन निर्वाचन आयोग ही करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। साथियों, राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। यह तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रपति जी जो हैं वो निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग को जितने भी कर्मचारी चाहिए वो प्रदान किए जाएं। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसलिए गलत कौन सा है?
गलत है तीसरा ऑप्शन, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो निर्देशन और नियंत्रण में मतदाता की सूची को तैयार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। निर्वाचन आयोग ही, जब हमारा इलेक्शन होता है तो जो ये सूचियां बनाई जाती हैं ये कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है, राष्ट्रपति का सिर्फ निर्देश होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो कार्य किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, निर्वाचन सूचियां बनाने का। इसलिए ये ऑप्शन गलत है और यही लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ एक गलत ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखते हैं पहले कि ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन हमारे चैनल के हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी बेहतरीन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि 40वीं बीपीएससी प्री की परीक्षा में पूछा गया है, सॉरी एक सेकंड रुकिए ज़रा। जी हाँ, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 4 है और लोकसभा के संबंधित है। ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप बताए जा रहे हैं, आपको पूछे जा रहे हैं, ये सब संसद से रिलेटेड है। ये हमारा पहला पार्ट संसद से जुड़ा हुआ है पॉलिटी का। इसमें संसद से संबंधित सभी प्रश्न आपके धीरे धीरे कवर कर लिए जाएंगे 1 से 2 पार्ट्स में, जितनी भी परीक्षाओं में मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है 40वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा में। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो सके। जमानत क्या होता है? जब कोई प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ने जाता है तो उसको एक निश्चित धनराशि जो है वो जमा करनी पड़ती है एक प्रपत्र के माध्यम से, जिसके जरिए उसका जो पत्र है, यानी कि उसका जो प्रस्ताव है चुनाव लड़ने का प्रत्याशी पद का, उसे माना जाता है कि हाँ ये सच में चुनाव लड़ना चाह रहा है। तो फिर इसके ऑप्शन है जमानत खो देने के लिए कितने % मत उसे ना मिले। तो पहला ऑप्शन है वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/3, दूसरा है वैध मतों का 1/4, तीसरा है वैध मतों का 1/5 या चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत तब खो देता है जब उसे कुल वैध मतों का वैलिड वोट्स का 1/6 प्राप्त नहीं होता है, 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं पूरे क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसका एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अगर टोटल वैलिड वोट्स 60 वैध मत पढ़ते हैं तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा? 10 वोट। यानी अगर उसे 10 वोट से कम प्राप्त होते हैं तो उसका जो ज़मानत है, जो भी रुपये उसने जमा किए हैं वो जब्त हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न 40वीं बीपीएससी की प्री परीक्षा में पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 5वां प्रश्न है और ये पूछा गया है, ये भी बीपीएससी की प्री परीक्षा में पूछा गया है जो कि 2005 में हुई थी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी लोकसभा में जो राज्यों के आधार पर सीटें बांटी गई हैं, राज्यों को सीटें दी गई हैं, वो किस साल की जनगणना पर आधारित है? सन 1971 की। और ये निर्धारण कब तक ऐसा ही रहेगा? ये निर्धारण 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक या 2011 तक। तो साथियों, ये जो निर्धारण है ये 2026 तक की ऐसा ही रहेगा। उसके बाद इस निर्धारण में कुछ बदलाव देखा जा सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है या कैसे इसे सिद्ध किया गया, तो इसको देखने के लिए हम आते हैं इस पेज पे। तो ऐसा हमारा जो संविधान है उसमें जो 84वां संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से जो कि 2001 में हुआ, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 के 3 में संशोधन किया गया और उसके ज़रिए जो हमारी 1971 की जनगणना थी उसका आधार मानते हुए जो हमारे राज्यवार सीटों का आवंटन है वो 2026 तक फिक्स कर दिया गया कि 2026 तक जो सीट्स हैं वो हमारी हर राज्यवार फिक्स रहेंगी इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। जी हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो 6ठा प्रश्न है उसमें लिखा है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये बीपीएससी में दोबारा पूछा हुआ प्रश्न है 2005 में। ये 2026 तक रहेगा, हमने बिल्कुल अभी देखा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा
प्रश्न नंबर 6 है, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। ये वर्ष विशेष है। ऐसा प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। हमें ये भी याद रखना है कि 84वें संविधान संशोधन में ये फिक्स किया गया है कि 2026 तक इसकी जो सदस्य संख्या है या जो सीटों की संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, उसे बदला नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा आ गया। ये प्रश्न पूछा गया एमपी पीसीएस प्री 2008 की परीक्षा में। तो भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की? आइए देखते हैं। ऑप्शन है 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए या मैं बताता हूँ कि जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 552 होगी। 552 एक बार समझते हैं इसको ब्रेक करके, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो हमारे राज्यों से आएंगे। 530 के बाद जो 20 सदस्य हैं वो हमारे संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के तौर पे आएंगे, और 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय या जिन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं उनके समुदायों से संबंधित होंगे। इस प्रकार 552 हमारे लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यही सदस्य संख्या मौके पर है या मौजूदा हालत में वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम जो हो सकती है वो 552 ही हो सकती है। आइए देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि 552 जो है वो मैक्सिमम सदस्य संख्या हमारे देश में लोकसभा में हो सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप ये समझ सकते हैं 81वें अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। 79 में संसद है। एक बार इधर देख लेते हैं। संसद का जो वर्णन दिया गया है वो आर्टिकल 79 में है। फिर उसके बाद राज्यसभा का 80 में, उसके बाद लोकसभा का 81 में, और 81 में लोकसभा का है। इसके साथ साथ जो भी हमने आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस का ब्यौरा देखा वो 331 आर्टिकल में दे रखा है। 331 331 तो आपने 4 आर्टिकल देखे। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 331 में एंग्लो इंडियंस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? यानी पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 525 थी और एक संविधान संशोधन किया गया जिसके जरिए इसे 545 कर दिया गया। ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। 31वें संविधान संशोधन में, 31वें संविधान संशोधन से या 35वें से या 42वें से या 45वें से? तो ये प्रश्न जो है इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें 31वें संविधान संशोधन बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि सन 1973 में किया गया था। इसके जरिए जो हमारी लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व था उसको 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सदस्यों की जो संख्या है उसे 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो इसमें जो है आपको ये देख सकते हैं कि 31वें संशोधन से ऐसा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वो क्या है? सदस्यों की अधिकतम संख्या से जुड़ा प्रश्न हमने अभी देखा था। ये प्रश्न यूपी एलडीए यूडीए की परीक्षा 2006 में पूछी गई। 552 अधिकतम सदस्य संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? हमने अभी देखा इस क्वेश्चन को भी 31वें संशोधन से। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वो कितनी है? अब इसमें ऑप्शंस को कुछ घुमाया गया है, 540, 45, 550 या 555। तो अब ये देखें कि अभी वर्तमान समय में 2006 का प्रश्न है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 2020 में एक विधेयक लाया गया जिसके ज़रिए ऐसा पाया गया है कि एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट्स हैं उनको इस समय पर हटा दिया गया है, या ये कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है, तो उनके नए सीट्स को ऐड करने की कोई भी नीड नहीं रही। इसलिए अभी वर्तमान में मैक्सिमम सदस्य संख्या 550 ही है। 2 सदस्य वाले एंग्लो इंडियंस के हट गए हैं। बात सीधी सी है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर 10, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम अभी हमने देखा था, मैक्सिमम सदस्य संख्या जो हो सकती थी वो थी 552,
अब वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य टोटल हैं, वह है 545। इसका डिवीज़न करते हैं, देखते हैं 545 जो सदस्य हैं इसमें से कौन सा सदस्य कहाँ से आता है या कहाँ के कितने सदस्य हैं। 545 में से 524 जो हैं वो हमारे राज्यों से हैं, 524 राज्यों से। इसके बाद 19 जो हैं वो हमारे संघ शासित प्रदेशों से हैं, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतनी जगहों पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। और इसके साथ साथ 2 सदस्य जो बचेंगे वो हमारे एंग्लो इंडियन के जोड़े जाते हैं, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। तो हम इसे 543 भी कह सकते हैं, जो कि राइट टाइम या मौजूदा हालत में सदस्यों की संख्या है, अगर हम इन 2 सदस्यों को हटा देते हैं। फिर अब हम जान गए हैं कि हमारे मौजूदा हालत में सदस्यों की संख्या 543 ही है। चूँकि ये 2010 का प्रश्न है तो इसमें 545 माना गया था, पर अब आप समझ चुके हैं 543 क्यों है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रश्न नंबर 11, जिसमें पूछा गया है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था मैक्सिमम सदस्यों की संख्या जो लोकसभा में हो सकती है वो 552 है, जिसमें से हमने देखा था कि 530 जो हैं वो राज्यों से हैं, 20 मैक्सिमम जो है वो संघ शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। तो यही प्रश्न का उत्तर है कि 20 जो सदस्य हैं वो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है केंद्र शासित क्षेत्रों का लोकसभा में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। ऐसे हम लोग अभी 2 प्रश्न हल करके पीछे आए हुए हैं, जो कि प्रश्न ये पूछा गया है MPPCS प्री 2008 में। मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने देखा कि सन 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटों का आवंटन है लोकसभा की वो किया गया है, और ये 2026 तक यथावत रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। ऐसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, और ऐसा 84वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया है। हम ये भी एक रिवाइज कर सकते हैं 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 के बाद प्रश्न नंबर 13, जो कि 42वें BPSC के परीक्षा में पूछा गया है, प्री परीक्षा में, और UPPCS मेंस 2003 में पूछा गया है। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वही प्रश्न है 1971 की जनगणना पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया और भी कई छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें जनसंख्या का आधार है, या क्षेत्रफल का आधार है, या गरीबी का आधार है, या भाषा का आधार है। किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है लोकसभा में। तो इसका उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का अनुपात इस प्रकार से निकाला जाता है कि सभी राज्यों को और सभी क्षेत्रों को अनुपातिक रूप से एक समान सीटों का आवंटन हो सके। ये बात को ध्यान रखना होगा आपको कि जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 59, 69, 79 या 84। तो याद रखिए साथियों, ये सीटें हैं 79। 79 सीट्स जो हैं लोकसभा में वो SC के लिए आरक्षित हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 429 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। साथियों, ये प्रश्न IAS में पूछा गया है 1996 में, उसी को रिपीट करके दोबारा RO ARO UP में 2014 में रखा गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इसमें ये बताया गया है, या ये समझाता हूँ मैं आपको, कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1996 के समय जो वेस्ट बंगाल है और जो आंध्र प्रदेश है उसमें लोकसभा की सदस्यों की संख्या थी वो 42 थी, और इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें जो थीं वो क्रमशः 8 और 6 थी। तो इसी आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को बताया जा सकता है कि किस तरह से इसकी सीट्स जो हैं वो
बांटी गई हैं। 7 और 6 दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक सेकंड साथियों। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2005 की परीक्षा में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। प्यारे साथियों, 2008 से पहले तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पर 2008 के बाद परिसीमन आयोग का एक आदेश आया, जिसके जरिए जो अनुसूचित जनजातियां हैं यानी जो एसटी वर्ग हैं उसके लिए भी कुछ सीटें राज्यों में रिजर्व की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या सीटों की है, रिजर्व सीटों की है, वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ये संख्या 6 है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इस तरह की सीटों की संख्या 0 है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व लोकसभा की नहीं हैं। जबकि अगर हम चौथा ऑप्शन देखें जो कि गुजरात है, यहाँ पर 4 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई। ऐसा इसलिए होता है साथियों, जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं, और जहाँ पर कम है वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 18, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332, 335। 330 के अंतर्गत ही एससी जो हैं, अनुसूचित जातियां जो हैं, इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 331 के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये एंग्लो इंडियंस जो हैं, इनके रिजर्वेशन के बारे में इसमें बात की गई है प्यारे साथियों। तो 330 में भी 2 आर्टिकल हैं, जिसके ज़रिए तो क्या 3 आर्टिकल हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर 330 को देखा जाए तो एक का है, एक खा है और एक गा है। का खा गा में तीनों में अलग अलग बातें कही गई हैं। का जो है उसमें जो अनुसूचित जातियां हैं उनके आरक्षण के बारे में बात की गई है, एससी के आरक्षण के बारे में बात की गई है। खा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए बात की गई है, जबकि असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था गा में की गई है। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं, अगर उनको मनोनीत करना है तो लोकसभा में ये पावर किसके पास है, आइए देखते हैं। ये पावर अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री के पास है, या भारत के राष्ट्रपति के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है, या उपराष्ट्रपति के पास है। तो दोस्तों, आर्टिकल 331 जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है। तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन प्रश्न का सही है। और यह प्रश्न 44वें बीपीएससी प्री की परीक्षा में पहले से ही पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, जो कि यूके पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है और साथ ही साथ आईएएस प्री 2003 की परीक्षा में भी पूछा गया है। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन है जो कि राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो छठा या 22वां, 12वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम जो ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका वह है 7वां और 31वां। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 7वां जो संविधान संशोधन है वो 1956 में हुआ, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था
और इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 निश्चित की गई 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं 31वां संविधान संशोधन जो हमारा है। 31वें संविधान संशोधन में 1973 में तो ये संविधान संशोधन हुआ 31वां, और इसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 545 निर्धारित कर दी गई। 545 निर्धारित कर दी गई। 545 में से वही अभी हमने पहले भी बताया था 524 राज्यों से, 19 संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय निर्वाचित या नामित किए जाएंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 जो कि 42वें बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग अंदाजा करिए कौन सा उत्तर सही होगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राष्ट्रपति जी जो हैं वो डायरेक्टली भंग नहीं कर सकते अपने विवेक से लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले। उसके लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने से पहले। ये प्रश्न 42वें बीपीएससी के प्री परीक्षा में 1997 में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा आर्टिकल 85 के 2 में बताया गया है। अब ये भी याद रखिएगा जो बात मैंने आपको बताई कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 जो कि है लोकसभा के वर्ष में कम से कम कितने सत्र, एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए। तो एक वर्ष में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी प्रत्येक सत्र में जो है के अंत में और जो अगला सत्र है उसके प्रारंभ के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अगर 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा तो मिनिमम 2 बार तो सत्र को बुलाया ही जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा जब संसद के बारे में, तब बताऊँगा कि हमारी संसद में कितने सत्र होते हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। अभी हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 जो कि MPPCS की परीक्षा 1995 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/3, 1/5, 1/11 या 1/10। तो जो लोकसभा का कोरम है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। और कोरम का अर्थ क्या होता है साथियों, आइए समझते हैं कोरम का अर्थ क्या है। कोरम का अर्थ है वो मिनिमम अटेंडेंस जिसकी मौजूद होने के बाद जो लोकसभा है उसकी कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। जैसे अगर किसी क्लास में 100 सदस्य बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं और उसका कोरम 1/10 है, तो यानी जब तक 10 बच्चे उस क्लास में आ नहीं जाते तब तक टीचर उस क्लास में पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। तो उसी तरह से जो कोरम है वो लोकसभा में पाया जाता है 1/10 का। ये याद रखिएगा, 1/10 सदस्य वहाँ पर मौजूद होने ज़रूरी हैं। यानी अगर 545 सदस्य टोटल है हमारी लोकसभा में तो करीब करीब इसका 1/10 यानी 54.5 मतलब करीब 54 या 55 सदस्य ज़रूर लोकसभा में होंगे, तभी वहाँ की कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 24 है। संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। UPPCS में 2015 का प्रश्न है। संघ शासित प्रदेशों को कहाँ प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों संघ शासित प्रदेशों को तो दोनों ही स्थानों पर अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, चाहे वो संसद में लोकसभा हो या संसद में राज्यसभा हो। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। कैसे बैठक को समाप्त किया जा सकता है, स्थगन के द्वारा या सत्रावसान के द्वारा या विघटन के द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। स्थगन किया जा सकता है या सत्रावसान किया जा सकता है या विघटन किया जा सकता है या उपर्युक्त में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो इसमें से चारों में से चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक को अगर समाप्त करना है तो उसका स्थगन हो सकता है, सत्रावसान हो सकता है, विघटन हो सकता है। स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है,
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्थगन कौन करता है? जब सत्र की समाप्ति होती है तो स्थगन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। और सत्रावसान जो है और विघटन, सत्रावसान और विघटन की पावर राष्ट्रपति को है। सत्रावसान और विघटन की पावर राष्ट्रपति जी को है। सत्रावसान और विघटन की पावर किसे है? राष्ट्रपति को, जो कि आर्टिकल 85 के अंतर्गत आता है। साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? अवसान कौन कर सकता है? सत्रावसान जिसे कहा जाता है। अभी हमने देखा सत्रावसान और विघटन दोनों ही भारत के राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। क्या ये अपने आप कर सकते हैं? ये प्रश्न आपसे है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने समय की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो कोई एमपी यानी कि जो सांसद हैं वो कितने समय के लिए अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। तो ये याद रखिए, 1 माह, 2 माह, 3 माह या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए 2 माह का समय। 2 माह का समय, या कहने का मतलब है 60 दिवस, 60 वर्किंग डेज। अगर जो सदस्य है वो लगातार संसद के सदन से गायब रहता है तो उसकी जो सदस्यता है उसे रद्द किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा संसद के केस में आर्टिकल 101 में है, जबकि विधानसभाओं के केस में आर्टिकल 190 में है। संसद के केस में 101 में और विधानसभाओं के केस में 190 में बताया गया है। ये 2 माह वाली बात, अगर 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। प्रश्न नंबर 28। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं? तो याद रखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 कैंडिडेट्स भेजता है। 80 सबसे ज़्यादा संख्या है। दूसरे नंबर पर, यहाँ पर ठीक इससे पहले पश्चिम बंगाल का नाम आता है, जो कि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम है, जो कि 48 सीटें रखता है अपने पास, यानी लोकसभा की 48 सीटें रखता है। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ, तीसरे पे पश्चिम बंगाल जिसकी 42 सीटें रिजर्व हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं और चौथे पर बिहार है जिसकी 40 सीटें लोकसभा में हैं। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि पहले पर यूपी है 80 सीटों के साथ, दूसरे पर महाराष्ट्र है जिसके पास लोकसभा की 48 सीटें हैं, फिर तीसरे पर पश्चिम बंगाल है जिस पर 42 सीटें हैं, फिर चौथे पर बिहार है जिस पर 40 सीटें हैं। तो साथियों याद रखिए, इसके बाद 5वें ही नंबर पर मध्य प्रदेश है जिस पर 29 सीटें लोकसभा की हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 5 स्टेट याद हो गए हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के पास हैं 48 सीटें, तीसरे पर वेस्ट बंगाल के पास, चौथे पर बिहार के पास और 5वें पर मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें हैं। इसको ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर मिलान के प्रश्न आते हैं, जो कि सीटों से मिलान करने वाले किस राज्य के पास लोकसभा की कितनी सीटें मौजूद हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य करता है? तो आइए देखते हैं। ये भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश इस प्रश्न में अगर आपको राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं भी पता है तब भी आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश को 80 सीटें लोकसभा में प्राप्त हैं, जबकि 32 सीटें राज्यसभा में भी ये अपने पास रखता है। इसके साथ आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है। 30वां प्रश्न है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया था। बड़ा ही अजीब सा प्रश्न था। इसके लिए आपको पहले ज़्यादातर राज्यों की जो संख्याएँ हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या याद होनी चाहिए, और इस काम को होमवर्क के तौर पर ले लीजिए और अभी से लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो याद कर डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था सन 2000 में,
तब कई सारे ऐसे राज्य थे कि बिहार वगैरह के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी। तो जब 54 थी तो 2 को जोड़कर बनाया जाता था, 2 राज्यों को जोड़कर 54, परंतु अब जो वर्तमान में है बिहार की जो संख्या है वो 40 है। अब कई सारे राज्यों की संख्याओं को जोड़कर ये 40 का आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ABCD, तो इसमें 40 गुजरात और असम को अगर हम जोड़ दें तब भी हो सकती है, क्योंकि गुजरात में 26 सीटें हैं और असम में 14 सीटें हैं। इसी तरह से ये प्रश्न UPPCS प्री 2000 में पूछा गया था। तो उस समय पर जब बिहार में 54 सीटें थीं, तब उस समय का जो असम था और मध्य प्रदेश था, असम के पास उस समय पर कुल मिला के 14 सीटें थीं और मध्य प्रदेश के पास 40 सीटें थीं। इन दोनों का अगर सम किया जाए तो 54 आता है, इसलिए तब के समय पर यह उत्तर सही था, ऑप्शन नंबर ए। असम और मध्य प्रदेश 14 और 40 सीटें, 14 सीटें और 40 सीटें मिलाकर 54 सीटें बिहार की हो गई। फिर जैसे जैसे इनका विभाजन होता गया, सीटों की संख्या में अंतर आ गया। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब आपको देखना है सही नहीं है। सही नहीं है के लिए भी आपको संख्याएं जो हैं वो पता होनी चाहिए, किस राज्य पे कितनी संख्या है सीटों की। तो आइए देखते हैं एक बार हम पूरा डेटा ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वेस्ट बंगाल, हमने 5 पहले स्टेट पढ़ लिए थे कि यूपी के पास जो है वो कुल मिला के 80 सीटें थी लोकसभा की। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें थीं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें थीं। इसके बाद हमने देखा बिहार, बिहार जो वर्तमान में है उसके पास 40 सीटें हैं। और इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पे 29 सीटें अभी हम देख के आए थे। तो हम ये देखते हैं इस ऑप्शन में कितने ऐसे क्वेश्चंस, कहने का मतलब है कितने ऐसे ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। पश्चिम बंगाल वाला दिख रहा है 42, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें हमें सही नहीं वाला ढूंढना है। तो अगर हम देखें, आइए चार्ट पे देखते हैं चल के, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। पंजाब राज्य जो है, पंजाब में सीटों की संख्या देखते हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं। असम में अगर हम देखें तो 14 सीटें हैं। गुजरात में देखें तो 26 सीटें हैं। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है पर फोकस करना है। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं लोकसभा की, बिल्कुल सही है। असम में लोकसभा की सीटें 13 हैं, इसमें थोड़ा डाउट है। पंजाब में 13 है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में 42 है, हमने अभी देखा। ये प्रश्न UPPCS प्री 1997 में आया हुआ है। असम में जो सीटें हैं लोकसभा की वो 13 नहीं है, 13 की जगह 14 है, इसलिए असम वाला ऑप्शन गलत है और बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं। आंध्र प्रदेश 42, पंजाब 13 और पश्चिम बंगाल 42। इससे पहले हमने यूपी की देखी, यूपी में 80 सीटें थी। यूपी के बाद हमने महाराष्ट्र को देखा जहाँ पर 48 सीटें थी। इसके बाद हमने महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल को यानी पश्चिम बंगाल को देखा जहाँ पर 42 सीटें थीं। फिर हमने बिहार को देखा जहाँ पर 40 सीटें थीं। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा देखा था जहाँ पर सीटों की संख्या मात्र 29 थी। इस तरह से ये प्रश्न हल किया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। फिर से एक बार सुमेलित करने वाला प्रश्न आया है। इसमें लोकसभा की सीटों की बात की गई है। आंध्र प्रदेश में 48 सीटों की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 48 सीटों की बात नहीं है, सुमेलित करना है यानी इसको ग्राफ को मिलाना है, कहने का मतलब ये है। तो ये आंध्र प्रदेश 48, तमिलनाडु 11, महाराष्ट्र 25, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सबकी सीटें मिलानी है। अभी हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में सीटें हमारे सामने हैं, हमें खुद पता है। महाराष्ट्र की सीट्स हैं 48, हमने देखा था। पश्चिम बंगाल की सीटें हैं 42। इसके बाद आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या आपको पता नहीं है तो आप ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। 25 सीटें। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। इसके बाद तमिलनाडु जो कि बड़ा स्टेट है, तमिलनाडु के पास जो प्रतिनिधित्व है वो 39 सीटों का है।
तमिलनाडु के पास प्रतिनिधित्व है 39 सीटों का। लोकसभा की 39 सीटें तमिलनाडु के पास हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ बचता है। छत्तीसगढ़ के बाद 11 सीटें निकल के आई। छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही प्रश्न है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के पास 11 सीटें। फिर से एक बार देखते हैं, हमें महाराष्ट्र का पता है। सबसे पहले नंबर पर हमने देखा था, नंबर 1 पर जो है वो उत्तर प्रदेश है 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र के बाद 42 सीटों के साथ आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद 40 सीटों के साथ बिहार है। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं, तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के पास 11 ही सीटें हैं। इस तरह से इस मिलान के प्रश्न को किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? यानी लोकसभा में एक सीट का प्रतिनिधित्व रखने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में हैं? आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन में गोवा, मेघालय, नागालैंड। दूसरे ऑप्शन में मणिपुर, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। तीसरे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लक्षद्वीप। चौथे ऑप्शन में है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। अब इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर एक सीट पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन जो है इसमें लिखा है गोवा, मेघालय और नागालैंड। तो साथियों याद रखिए, गोवा, मेघालय और नागालैंड में गोवा और मेघालय में 2-2 सीटें और नागालैंड में 1 सीट। गोवा और मेघालय में 2-2 सीटें हैं और नागालैंड में 1 सीट है। गोवा और मेघालय में 2-2 सीटें और नागालैंड में सिर्फ 1 सीट है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी। मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी। तो मणिपुर जो है, मणिपुर थोड़ा सा बड़ा स्टेट है और यहाँ पर 2 सीटों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। दादरा और नगर हवेली हमारा संघ शासित प्रदेश है और इसमें लोकसभा की 1 सीट है और पुडुचेरी में भी 1 सीट है। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें मणिपुर में 2 सीटें मिल रही हैं, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी में 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व है। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लक्षद्वीप। अरुणाचल प्रदेश में साथियों 2 सीटें मिली हुई हैं। सिक्किम को ज़रूर 1 सीट मिली हुई है और लक्षद्वीप को भी हमारी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप को भी सीटों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर 1 ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़, सिक्किम और मिज़ोरम। चंडीगढ़, सिक्किम और मिज़ोरम तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक सीट का प्रतिनिधित्व प्राप्त है और यही ऑप्शन आपका सही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है, सीटों की संख्या है, इसको याद करना कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं कि बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में और उसमें इन्हीं सीटों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अभी हमने पढ़े हैं कौन सा राज्य है जहां लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से, मिज़ोरम से, नागालैंड से या सिक्किम से? मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम। मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों से 1-1 सदस्य है। मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों से 1-1 सदस्य लोकसभा का है, जबकि जो त्रिपुरा है वहाँ से 2 सदस्य आते हैं। त्रिपुरा जो है वहाँ से 2 सदस्य आते हैं और मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम से 1-1 सदस्य, जबकि त्रिपुरा से आने वाले सदस्यों की संख्या 2 है, इसलिए त्रिपुरा ही राइट आंसर होगा। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न नंबर 35 आएगा। इसमें बताया गया है डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? जो डीलिमिटेशन हुआ है यानी विनियमीकरण हुआ है, सीमांकन हुआ है, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा निर्वाचकों की संख्या के अनुसार यूपी का कौन सा है? यूपी का कौन सा है? तो साथियों याद रखिए वो क्षेत्र है उन्नाव। उन्नाव वो क्षेत्र है जहाँ पर निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, जो कि 2008 के परिसीमन के बाद से हुआ है। और मेरे प्यारे साथियों ये यूपी पीसीएस 2007 का ही प्रश्न भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो 2008 की परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में उन्नाव था, लेकिन अब जो वर्तमान में है वो गाज़ियाबाद बदल गया है साथियों। अब जो है वो गाज़ियाबाद, जब ये प्रश्न आया था तब ये
उत्तर इसका उन्नाव था, लेकिन अब गाज़ियाबाद हो गया है। अब ये उत्तर क्या हो गया है? गाज़ियाबाद। अगर अब ऐसा प्रश्न आता है निर्वाचकों के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा का संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो वो अब गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव के खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? यानी अगर लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है तो मैक्सिमम कितना व्यय किया जा सकता है? ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग उस समय पर जो मैक्सिमम खर्च था वो 40 लाख रुपए था। पर वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव है 2014 के बाद से, उसमें बड़े राज्यों में 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए, बड़े राज्यों में 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 22 लाख से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया है। 22 लाख रुपए से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया है साथियों। जबकि विधानसभा में देखें तो पहले 16 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 28 लाख रुपए कर दिया गया है। कहाँ? विधानसभा में। लोकसभा में 70, अब आप याद रखिए इसे, 70, प्रश्न बदल गया है, एक सेकेंड अभी बताता हूँ आपको। लोकसभा में बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए, छोटे राज्यों में 54 लाख रुपए और विधानसभा में टोटल 28 लाख रुपए कर दिया गया। 70, 54, 28। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहली बार लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है साथियों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 42 में BPSC में पूछा गया, UK की PCS प्री में पूछा गया 2005 में, फिर MP PCS प्री में पूछा गया 2015 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, 1949 में, 52 में, 50 में या 54 में? 1952 में इसका सही उत्तर है। और प्रथम चुनाव जो था वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ। जबकि प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन था, पहली बार जो बैठक हुई वो 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई प्रथम लोकसभा की। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में आपको बताया गया है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ऐसी कौन सी लोकसभा थी जो 6 वर्ष तक चली? तो छत्तीसगढ़ PCS का प्रश्न है। 6 वर्ष मैक्सिमम लोकसभा का कार्यकाल तब बढ़ता है जब कोई आपात स्थिति आन पड़ती है, कोई समस्या खड़ी हो जाए। तो ऐसा तो तभी होगा जब कोई आपात स्थिति होगी। तो आपात स्थिति से याद आता है इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल, जो कि 19 मार्च 1971 में जो लोकसभा पाँचवीं लोकसभा थी, उसका कार्यकाल 1971, डेट याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1971 से 1977 तक रहा। इसमें एक ही साथ डबल इमरजेंसीज जो इंदिरा गांधी मैडम थी उनके द्वारा आरोपित कर दी गई थी। इस पर जब हम संसद पढ़ेंगे तब उस पर डिटेल्ड में चर्चा की जाएगी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। प्रश्न नंबर 39 पर आते हैं। इसमें हम देखते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है। 40वें BPSC का प्रश्न है, प्री का 1995 का। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री के पद के तौर पर जाना जाता है या प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है साथियों। प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिए साथियों, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो लद्दाख है। नंबर 1 पे लद्दाख है। इसके बाद नंबर 2 पर अगर हम देखें तो बाड़मेर है। नंबर 2 पर लद्दाख नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर राजस्थान का बाड़मेर है। क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 2 पर राजस्थान का बाड़मेर है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो कच्छ है। कच्छ तीसरा है, लद्दाख पहला है, कच्छ तीसरा है। इसके बाद अरुणाचल पूर्व, अगर अरुणाचल का पूर्व का एरिया लिया जाए तो चौथा। वैसे इतना याद रखिए, 3 याद रखिए बहुत है। लद्दाख पहला है, फिर इसके बाद बाड़मेर जो है वो दूसरा है और कच्छ तीसरा है। अगले ये प्रश्न पूछा गया था IAS प्री 2008 में। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। ये भी IAS का ही है लेकिन सही क्वेश्चन है। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? आखिर जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे किस तरह से चुना जाता है? यानी उसका मनोनयन होता है या चयन किया जाता है
या निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो साथियों याद रखिए, लोकसभा के स्पीकर के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता या परीक्षा नहीं होती। जो लोकसभा के सदस्य हैं वही अपने में से किसी एक सदस्य को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बना देते हैं, तो उसका चयन किया जाता है, दैट मीन्स चूज़ किया जाता है। यह आर्टिकल 93 में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ऐसा कौन सा पद है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता? देखते हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, स्पीकर है या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। राष्ट्रपति तो शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, स्पीकर शपथ नहीं लेता, बल्कि इसे चुना जाता है जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी शपथ लेते हैं। आपने देखा भी होगा, लाल किले के सामने अक्सर ये शपथ ली जाती है। आगे देखते हैं, तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है? क्या ये संसद के सभी सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए, हमारा चैनल एग्जामिस्तान आपके लिए निरंतर 50 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट है वो लाता रहेगा, जिससे कि परीक्षा आपकी कोई भी हो उसमें प्रश्न हमारे ही हो। ये 39वें बीपीएससी का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसका निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये संसद के सभी सदस्यों का मतलब हो गया। लोकसभा की बात है तो राज्यसभा का तो नहीं आएगा, तो सभी सदस्य नहीं, ये गलत हो जाएगा। जनता के द्वारा, जनता से मतलब ही नहीं है यहाँ पर। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, बस यही है कि लोकसभा के सभी सदस्य अपने ही बीच के किसी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, चयन करते हैं या चूज़ करते हैं। हम अभी देख चुके हैं। आगे देखते हैं 44 में, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, जबकि उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों। ये आर्टिकल 94 में लिखा है, आर्टिकल 94 के खा में, आर्टिकल 94 के खा में, आर्टिकल 94 के खा में। अगला देखते हैं प्रश्न 45 नंबर में, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है, अभी हमने देखा था चुना कैसे जा रहा है, तो विभिन्न प्रकार के जो सदस्य हैं लोकसभा के, वो अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन में देखते हैं, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस मेंस का परीक्षा का प्रश्न है 2008 का। तो इसका सही तरीका है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से आर्टिकल 94 के गा में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है कि लोकसभा के जो तत्कालीन सभी सदस्य हैं, अगर वो बहुमत से एक संकल्प पारित करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी, सिर्फ सूचना नहीं, लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी। जी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 46, प्रोटेम स्पीकर की बात आती है। प्रोटेम स्पीकर की बात आती है तो प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं उनका कार्य क्या होता है? स्पीकर के अनुपस्थित में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्य को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, या केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। तो यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का साथियों कार्य ये होता है कि जब संसद की पहली बैठक होती है तो वहाँ पर जो मौजूद सदस्य होते हैं उनमें से किसी वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, और उसका कार्य होता है कि जो नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष को शपथ दिलाना। जैसे ही ये कार्य पूर्ण होता है प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में
प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी को, या पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है उसमें कोई वरिष्ठतम सदस्य होगा, उन्हीं में से किसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा और वो नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाते हैं और स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता भी करते हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब कर सकते हैं? कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कब कर सकता है? यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है। वर्तमान सरकार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो अब याद रखिए कास्टिंग वोट का मतलब ही यही है। मेनली मतलब ये होता है कास्टिंग वोट का कि जब मामला टाई हो जाए, माने जब वोटों की संख्या दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष से बराबर हो जाए, तब टाई वोट दे सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। जब वोट बराबर हो, टाई हो, तब लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न नंबर 49 है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? याद रखिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। पहले वर्ष 2005 तक ये प्रतिदिन 15 थे, लेकिन 2005 के बाद इन्हें बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, ये RAS RTS में पूछा गया है, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है, 2018 हाल ही में आया है। 20 मामले अधिकतम लोकसभा के सदस्यों द्वारा उठाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस 2011, UKLDA UDA प्री 2007, IAS प्री 2007, UKPCS मेंस 2006 और MPPCS प्री 2012 में पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए GV मावलंकर जी जो हैं वही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही अन्य वीडियो प्रैक्टिस के चाहिए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों अगर मेहनत करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। लगातार मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। एक से एक ऐसे बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर रहे लेकिन लगातार पढ़ाई से जुड़े रहे, उनको सफलता नसीब हुई। परंतु बहुत सारे टॉपर जिन्होंने पढ़ाई को रुक कर किया या कुछ दिन किया और कुछ दिन नहीं किया, वो वहीं पर फेल हो गए साथियों। इसलिए पढ़ाई का सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है लगातार धीरे धीरे चलते रहना और अपनी पढ़ाई को जब तक सफलता ना मिले जारी रखना। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।